अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे हम SID वीज़ा भी कहते हैं, स्किल इन डिमांड वीज़ा, जिसकी सब क्लास है 482। और ये जो वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है कोर स्किल स्ट्रीम के तहत इंट्रोड्यूस हुआ है। और इस वीज़े के रिलेटेड हम तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर कवर करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी स्किल्स क्या आपकी होनी चाहिए, कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इसकी जो कंडीशंस वगैरह हैं वो क्या हैं। A to Z हम इस वीज़े के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। क्या इसके अंदर एग्जेप्शंस क्या हैं, क्या क्या एग्जाम्पशंस आपको मिल सकती हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बेस के ऊपर आपको क्या एग्जाम्पशन मिल सकती है। आप एप्लीकेशन लेते हैं तो उसके रिलेटेड आपको क्या एग्जाम्पशन मिल सकती हैं, कौन किस बेस के ऊपर अप्लाई कर सकता है, कौन आपको नॉमिनेट कर सकता है, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। A to Z इसके अंदर हम कवर करेंगे। मैं यहाँ पे साइड पे पॉइंट भी आपको देता हूँ जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी समरी कवर करेंगे जिसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, इसकी फ़ीस कवर करेंगे, इसकी ड्यूरेशन कवर करेंगे वीज़े की, इसका प्रोसेसिंग टाइम हम कवर करेंगे, और इसके हम देखेंगे कि क्या आप इसके बेस के ऊपर आप PR अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। उसके बाद हम इसके ऊपर जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंडीशंस के। इसको अगर आप वीज़ा मिलते हैं कि उसके ऊपर आपका अगर ये वीज़ा मिलता है तो उसके ऊपर ये गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आपके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस लगाती है जिसके अंदर आपको रहना पड़ेगा, और अगर वो उसके ऊपर ब्रेक करते हैं, उस कंडीशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो फिर क्या ये आपका वीज़ा कैंसिल करेगी, आपको डिपोर्ट करेगी या क्या नहीं करेगी, ये हम इसके अंदर सारा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि जो मेरे पास लिस्ट है उसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। हम एक डिटेल से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन में मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ना आपके कन्फ्यूजन। तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा कि उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको किसी और जगह से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसके ऊपर मैं लास्ट में जो आपको बताऊंगा कि इसकी जो इसके वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन आई गेट फ्रॉम यू गाइस कि मुझे ये मोटिवेशन मिलती है तो आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता हूँ कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आपको किसी एजेंट्स वगैरह के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ इधर उधर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो ये एक न्यू वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का जिसके अंदर आपको किसी किस्म के पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म की आपको हाई फीसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नॉर्मली स्टडी वीज़े पे जाना या वैसे पे जाना ऑस्ट्रेलिया थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट ये आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पैसे नहीं लगाना चाहते और ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं विद फैमिली। तो जी हाँ गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके समरी से, और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, हर चीज़ को इसके अंदर कवर करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट तक देखना, एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। हो सकता है आपको समझ ना आए, बट आप खुद जाके देखें तो कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो सकती है और आपका कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैं क्लियर कर दूं। तो जी हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये देखें, ये वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, जो इमिग्रेशन की अपनी वेबसाइट है, वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से, ठीक है। ओवरव्यू में सबसे पहले इन्होंने बताया गया है कि ये जो SID के लिए डिमांड वीज़ा है, सब क्लास 482 का वीज़ा है, जो कि कोर स्किल स्ट्रीम के तहत इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। और क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस वजह से ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज, बहुत स्किल्स वर्कर्स जो अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया है कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके लोग काम करें हमारे पास। तो इसलिए इन्होंने ये वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर स्टे टाइम कितना होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको ये वीज़ा मिलेगा।
तो ये अप टू 4 years इन्होंने लिखा हुआ है, जो मतलब किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं, किसी भी कोई भी आपके पास पासपोर्ट है, किसी की भी नेशनलिटी अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपको अप टू 4 years का यहाँ पे स्टे मिलता है। हाँ, ये एक्सटेंडेबल भी होता है, बट एक जो हांगकांग की कंट्री है वो उसके जो पासपोर्ट होल्डर है वहाँ के, चाहे उनके लोकल हो, उन्होंने वहाँ का पासपोर्ट किसी ने दूसरी कंट्री वालों ने लिया हुआ है, होल्डर है, तो उसको फर्स्ट अटैम्प्ट के ऊपर ही 5 साल का स्टे मिलता है, तो ये एक्सटेंडेबल भी होता है। ठीक है गाइस, जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है इसकी कॉस्ट। जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती है और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको वीज़ा जब मिलता है तो की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये आपको वन टाइम पेमेंट आप वहाँ पे पे करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको वीज़ा इशू होगा। आई नो कि ये थोड़ी अमाउंट ज़्यादा बन जाएगी, बट इट्स अ गुड वर्थी इन्वेस्टमेंट होगी आप लोगों के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और अगर आपको ये वीज़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाले हैं। जाके आपको वहाँ पर रेजिडेंसी भी मिल सकती है और फैमिली को लेके भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हाई पेस जो वेजेस कंट्री है ये, तो ये काफ़ी अच्छा कंट्री है। तो ये आई थिंक ये जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए वर्थी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा। अच्छा गाइस, इसका प्रोसेसिंग टाइम को स्पेसिफिकली इन्होंने नहीं बताया कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। सिंपली इन्होंने कहा है कि एज सून एज आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं और आप अप्लाई करते हैं, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में चला जाएगी। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिस होता है या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन आपसे मांग लेती है, तो वो जब तक आप उनको प्रोवाइड नहीं करते तब तक आपकी फ़ाइल का जो टाइम पीरियड है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो उनकी कोशिश हो कि एज सून एज पॉसिबल इसको प्रोसेस कर दिया जाए, जो लोग एलिजिबल हैं उनको वीज़ा इशू कर दिया जाए। तो आप उस जैसे आपको वीज़ा मिलता है, फ़ी पे करते हैं और आप वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है परमानेंट रेजिडेंस। हो सकता है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन हो कि क्या हमें इसके अंदर परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी उसके बाद या नहीं मिलेगी। तो ओबियसली इन्होंने आपको बताया है कि अगर आप एलिजिबल होते हैं, अगर आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसकी हाई स्केल के ऊपर सैलरी है, ठीक है, तो आप टैक्स इनका पे कर रहे हैं, कोई इस तरह की आपके ऊपर कोई एक्टिविटी, आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द देयर रिक्वायरमेंट्स आप चलते हैं, तो आप एलिजिबल हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। जब आपको ये वीज़ा लिखता है तो आपकी फैमिली वहाँ पे आपके साथ जा सकती है, स्टे कर सकती है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और आपकी फैमिली भी वहाँ पे काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई कंडीशन आयद नहीं होगी, वो चाहे कोई भी काम कर सकती है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपके साथ जा रहा है, आपकी स्पाउस जा रही है या आपके वाइफ या आपके हस्बैंड जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो वो भी वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है इस रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है मैंने बना रही, तो उसके मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक अलग वीडियो, एक टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। तो ये एक मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि हाँ, आप वहाँ पे फैमिली को लेके जा सकते हैं, आपकी फैमिली भी साथ में काम कर सकती है, आपकी फैमिली भी पीआर के लिए एलिजिबल हो सकती है, और आपके अगर बच्चे हैं तो वो वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, तो वो भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इसकी सारी समरी, सब कुछ। अब हम चलते हैं कंडीशंस की तरफ कि इसके ऊपर कंडीशन कौन कौन सी लगाई जाएंगी आपके ऊपर, जो आपने कंप्लीट करनी है अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो कंडीशंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये लिंक मैं ऑलरेडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप खुद भी जाके रीड कर सकते हैं। अगर आप खुद जाते हैं तो आपने यहाँ से सिंपली ये स्किल इन डिमांड सब क्लास 482 कोर्स स्किल स्ट्रीम वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपके नीचे उस वीज़े के ऊपर जो उन्होंने कंडीशंस लगाई होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ।
ओके, नॉट बी डिसरप्टिव, इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी इस पीरियड के दौरान, इस वीज़े के पीरियड के दौरान आपने किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, या ऐसी कोई थ्रेटन एक्टिविटी या हार्मफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिसका इम्पैक्ट जो वहाँ की लोकल्स हैं, वहाँ की कम्युनिटी है, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी, उनके ऊपर आएगा। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं, आपका वीज़े के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, आप का वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है, डिपोर्टिंग भी हो सकती है। तो ये एक वन ऑफ द कंडीशन है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना ही हो, किसी लालच में आके या ज़्यादा पैसे बनाने की लालच में आके इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व ना हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो एथिकली भी ये गुड नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व हों और उनकी जो कम्युनिटी है उसको कोई अफेक्ट आए, कि अगर वो आपको वीज़ा दे रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी का एक दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं और आप वहाँ पर जाके इस तरह के कोई काम करें, तो ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है, मेंटेन हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि आपने जितना टाइम पीरियड वहाँ पे रहना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपनी लेके रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट लेके रखना है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कंपनीज़ होती हैं उनके साथ। आप अगर जा रहे हैं अकेले तब भी, और आपके साथ अगर फैमिली जा रही है तो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की नहीं होगी, ना ही आपके एम्प्लॉयड की होगी। तो ये आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी जब तक आप वहाँ पे रहते हैं। 4 साल तक रहते हैं या एक्सटेंड करवाते हैं, तो ये आपको वहाँ पे खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस। जो तीसरी कंडीशन है इसकी है मस्ट ओनली वर्क इन नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ एलिजिबल हैं, जिस नॉमिनेशन के ऊपर आप वहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई करके जाएंगे आप उन्हीं के साथ ही काम करेंगे। ठीक है गाइस, आपने किसी इधर उधर जगह पे जाके काम नहीं करना। आपको जो नॉमिनेशन वीज़ा मिला है, जिस काम चाहे वो एग्रीकल्चर का मिला है या किसी एम्प्लॉयर का मिला है, किसी होटल का मिला है, किसी शेफ़ का मिला है, किसी बेकरी का मिला हुआ है, तो आप उन्हीं के साथ ही काम करेंगे। आप उसके अपार्ट ऑफ दैट कोई जॉब नहीं कर सकते। इस तरह के अगर भी आप किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, डिपेंड ऑन देम कि वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर उन्होंने मना किया है तो आपको मना ही रहना है। आपने ज़्यादा पैसे बनाने की लालच में आपने किसी भी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, तो आपने अगर आपको कोई कंपनी नॉमिनेट करती है तो भी ही आप उसी कंपनी के साथ रहेंगे, या कोई आप बिज़नेस आपको नॉमिनेट करते हो तो आप उसी बिज़नेस के साथ रहेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए। मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। जी हाँ, ये एक लिस्ट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि ये जो ऑक्यूपेशंस हैं जो काफ़ी हाई लेवल्स के हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इनके लिए एक्सेप्शन हैं कि अगर ये किसी नॉमिनेशन के ऊपर आते हैं तो अगर वो अपनी नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं या उस एम्प्लॉयर के साथ या उस कंपनीज के साथ काम नहीं करना चाहते तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी नॉमिनेशन चेंज करवा सकते हैं। ये कुछ स्किल्स हैं, आई थिंक एक शॉर्ट सी लिस्ट है, आप जाके देख लीजिएगा जो इस पोस्ट के ऊपर आता है वहाँ पे, तो उसके लिए एक्सेप्शंस है कि वो ये करवा सकता है, बट ये सब के लिए नहीं है। आप जिस नॉमिनेशन पे जाएंगे उसके ऊपर आपने रहना है, आपने कोई भी साइड जॉब नहीं करनी है या पार्ट टाइम एक साइड इनकम का सोर्सेज नहीं जनरेट करना है। अगर इस तरह की एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं तो भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है गाइस, ये थी कंडीशंस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी क्राइटेरिया है, आप इसको गौर से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो के साथ रहें। आप सिंपली एक दो समझ के ना चले जाइएगा, क्योंकि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या ऑब्लिगेशंस लगाई है इन्होंने, तो क्यों आपको वीज़ा नहीं दिया। ठीक है, तो मैं आपको हर पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप मेरे साथ रहें और इसको ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने पास, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप अपनी फाइल पर प्रिपेयर करें तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी का पता हो, कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले जो बात है एज का,
यहाँ पे ऑब्वियसली सबका क्वेश्चन होगा कि क्या इसके लिए कोई एज की रिक्वायरमेंट्स है, तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस वेबसाइट का। इस मतलब ये जो लिंक है ये एलिजिबिलिटी का, ये इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ देयर इज़ नो एज रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीज़ा। अगर आप 18 प्लस हैं, अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, बी द होल्डर ऑफ एन अप्रोप्रिएट वीज़ा, ये एक चीज़ है, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने इस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करना है, ब्रिजिंग वीज़ा ए और ब्रिजिंग वीज़ा बी और ब्रिजिंग वीज़ा सी। ये क्या है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगर ब्रिजिंग वीज़ा ए की बात करें, अगर आप इसके ब्रिजिंग वीज़ा ए अप्लाई करते हैं या आपको ये वीज़ा मिलता है, तो दिस टेम्परेरी वीज़ा जनरली अलाउ यू टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर योर करंट सब्सिस्टेंटिव वीज़ा। यानी कि अगर आपको ये वीज़ा मिलता है तो आपको जो पीरियड ऑफ टाइम है, अगर आपका 4 साल का, अगर ये एक्सपायर्ड भी हो जाता है तो आप इसके लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसके बाद भी आप स्टे कर सकते हैं। बट इस वीज़े में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपको ब्रिजिंग वीज़ा ए मिलता है, BVA मिलता है, तो इसके अंदर आपको 4 साल के टाइम पीरियड है, तो आपको उसके ऑस्ट्रेलिया में ही रहना पड़ेगा, आप एग्जिट नहीं कर सकते 4 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर होगा, अगर आप PR पे चला जाते हैं तो मल्टी एंट्री आपको मिल जाती है, तो फिर आप कर सकते हैं। बट अगर आप BVA आपको मिलता है तो फिर आप इसमें ऑस्ट्रेलिया से एग्जिट नहीं कर सकते, आपको ये पूरा टाइम पीरियड वहाँ पे गुजारना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ब्रिजिंग वीज़ा बी है जी। ब्रिजिंग वीज़ा जो बी है, BVB, इसके अंदर उन्होंने बताया गया हुआ है यू कैन लीव एंड रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ट्रैवल पीरियड वाइल योर एप्लीकेशन फॉर अ सब्सटेंटिव वीज़ा इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है। यहाँ पे ये है कि इसकी फ़ीस आपको 185 पाउंड्स आपको देनी पड़ेगी, और ये टेम्परेरी स्टे होगा। मतलब कि अगर आपका ये जो नॉमिनेटेड वीज़ा SID जो वीज़ा है, अगर ये एक्सपायर होता है और अगर आप उसके बाद कोई एप्लीकेशन देते हैं या एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देते हैं, या आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने की एप्लीकेशन देते हैं, या किसी दूसरे वीज़ा के लिए अप्लाई करें, सब्सटेंटिव कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसका जो पीरियड टाइम पीरियड होगा, जब एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, जब तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आता है, ठीक है, तो आप उस दौरान भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इन आउट हो सकते हैं। आपको ये नहीं होगा कि आपका वीज़ा नॉमिनेटेड वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते। बल्कि अगर आपको आपने BVB ब्रिजिंग के थ्रू अप्लाई किया है, नेक्स्ट जो सब्सिस्टेंटिव वीज़ा होगा, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आप इन आउट कर सकते हैं। ये उनके लिए सही है। अगर लेट्स से किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ता है उस टाइम पीरियड के दौरान, तो वो छोड़ के आके वापस जाके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकता है। तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट वीज़ा है ब्रिजिंग वीज़ा C जो है, उसके ऊपर देखें तो उसके ऊपर उन्होंने बताया है दिस टेम्परेरी वीज़ा जनरली अलाउ यू टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर योर सब्सिस्टेंटिव वीज़ा केसेस एंड वाइल योर न्यू सब्सिस्टेंटिव वीज़ा एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस। मतलब इस सेम काइंड ऑफ BVB वीज़ा की तरह ही है कि अगर आप ओवर स्टे हो जाता है तो आपको किसी ओवर स्टे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं जब तक आपका जो नेक्स्ट सब्सिस्टेंटिव जो वीज़ा उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आता। तो एक ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। जो बी द होल्डर ऑफ अप्रोप्रिएट वीज़ा, अगर आपके पास ऑलरेडी नॉमिनेटेड वीज़ा था और आपका वो एक्सपायर हो गया और आप नेक्स्ट किसी वीज़े पे मूव हो रहे हैं, तो तब तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह मतलब ये ब्रिज के वीज़ा है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रिज के थ्रू आप एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं। तो ठीक है गाइस, हैव कंप्लाइड विद द प्रीवियस वीज़ा कंडीशन। ये मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर आप जो भी ये कंडीशन है ये इसके रिलेटेड जो प्रीवियस कंडीशन है इसको आप फॉलो करते हैं तो ठीक है। अब ये है बी नॉमिनेटेड बाय एन अप्रूव्ड स्पॉन्सर। ये वही चीज़ है कि अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, चाहे वो बिज़नेस है या कोई एम्प्लॉयर है जो आपको नॉमिनेट करता है, तो आपने उन्हीं के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आपने किसी दूसरे के साथ जाके काम नहीं करना। अगर आपको एम्प्लॉयर जो नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर है आप उससे हट के किसी और के साथ काम करते हैं तो ये एक एक्टिविटी आपके लिए मतलब इलीगल एक्टिविटी होगी।
तो आप इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर है। सब मैंने बता दिए, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैंने लिस्ट आपको बता दी है, और वो लिस्ट जाके देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन जो हैं ऑक्यूपेशंस हैं जो मतलब आप नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर या बिजनेस के अलावा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, थोड़ा ऑपोजिट हो गया, बी नॉमिनेटेड बाय अ अप्रूव्ड स्पॉन्सर। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि आपको वही बंदा स्पॉन्सर कर सकता है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड स्पॉन्सर है उसकी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ अप्रूव्ड स्पॉन्सर है, कंपनीज हैं एज ए अप्रूव्ड स्पॉन्सर, तो वही आपको नॉमिनेट कर सकते हैं, उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं का ऑफर लेटर आपका एक्सेप्टेबल होगा। कोई ऐसी कंपनी आपको नॉमिनेट नहीं कर सकती जो उनकी लिस्ट के अंदर नहीं है, स्पॉन्सरशिप लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है उन लोगों के लिए भी, मतलब स्कैम से बचने के लिए भी। आपको कोई भी ऐसा बंदा स्कैम नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ, आप मुझे पैसे दें या इस तरह करें या कुछ भी करें। तो इस तरह की किसी एक्टिविटी से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिंपली कह दिया है कि आपके पास जो ऑफर लेटर होना चाहिए, नॉमिनेशन होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयर या उन्हीं बिजनेसेस की होनी चाहिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उसकी एम्बेसी के साथ। ठीक है, और इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि आप किसी भी ऐसी तरीके की पेड नॉमिनेशन नहीं ले सकते। आई थिंक वो भी इसके अंदर ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, वो भी आगे आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये है जो इससे पहले मैंने गलती से एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्क फॉर योर नॉमिनेशन एम्प्लॉयर, आप सिर्फ अपने नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर के साथ ही काम कर सकते हैं। ये एग्जाम्पशन लिस्ट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई भी थी, फिर आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये वो ऑक्यूपेशंस है जो एग्जाम्प्टेड है, जो मतलब आपने नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर या उससे अलग जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल है जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनके लिए लाजम है कि वो अपने उसी एम्प्लॉयर के साथ ही काम करें जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया है। ठीक है गाइस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप थोड़े ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में इधर उधर काम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पैसे लगा के यहाँ पे आए हैं तो अगर आपको वापस डिपोर्ट करते हैं या आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप इतनी दूर आए और फिर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। थोड़ा टाइम पीरियड आप यहाँ पे निकाल लेंगे, आपको PR मिल जाएगी, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है गाइस, तो आपने इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। अब हैव रेलिवेंट स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड टू द परफॉर्म ऑक्यूपेशन। इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि आप जिस नॉमिनेशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ऑक्यूपेशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, उसके रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के अंदर, तो फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। या उसके ऊपर अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशंस हैं तो उसी फील्ड के रिलेटेड ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल जो है वो बेकरी में आ रहा है और डॉक्टर जो है वो मैकेनिकल में आ रहा है, तो इस तरह के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं आपके पास उसी का एक्सपीरियंस, उसी की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड रेलिवेंट अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से होनी चाहिए। ठीक है गाइस, वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जो अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वेरीफाइड जो अथॉरिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए सॉरी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो डिग्रीज या सर्टिफिकेशंस है, तो फिर ही वो एलिजिबल हैं इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज़ उनकी ये क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है गाइस, हैव वर्क इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और रिलेटेड फील्ड एट लीस्ट 1 ईयर। सेम वही चीज़ है, ऊपर वाली ही इन्होंने यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर दी है कि आप जिस नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप नॉमिनेट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर या बिजनेस, आपके पास एटलीस्ट उसका 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आपके पास कोई फेक इस तरह की कोई डिग्री या आप एक्सपीरियंस बनाते हैं
तो दे हैव अ राइट्स टू बुक असेसमेंट टेस्ट विद यू गाइस, के अगर आप इन्होंने जज कर लिया आपको कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने फेक एक्सपीरियंस लेटर बनाया हुआ है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट फेक है, इस तरह का कोई बनाया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए भी। तो जो आपका नॉमिनेटेड जो स्पॉन्सर है बिजनेस या एम्प्लॉयड, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आई बिलीव सो कि इसके अंदर आपकी बहुत सी फैमिलीज़ में जो रिलेटिव्स जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं वो आपको नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए भी प्रॉब्लम ना बनाइएगा, तो अपने लिए भी प्रॉब्लम ना बनाइएगा, किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो कि आप कोई फेक स्किल्स सर्टिफिकेट बनाएं या फेक एक्सपीरियंस लेटर बनाएं। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल कीजिएगा। और ये एजेंसी जो वाले होते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं, आपको ये जज कर लेते हैं आपकी बातों से, आपके एक्सप्रेशन से। तो किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जो लेजेंड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास लिस्ट कंप्लीट है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में कोई ऐसा फेक डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आपके पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिस्ट भी कंप्लीट है तो आप दें, अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके नसीब में होगा जाना, तो अप्रूवल आपको मिल जाएगी। अगर हैव अ पॉजिटिव स्किल असेसमेंट, देखिए उन्होंने बता भी दिया है कि वो राइट रखते हैं कि आपकी स्किल असेसमेंट की जाए। उन्होंने बोला हुआ है कि सब क्लास 482 के लिए हम स्किल असेसमेंट कर सकते हैं। अगर हमने फाइंड कर लिया कि आपका डॉक्यूमेंट फेक है या एक्सपीरियंस लेटर फेक है, तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी भी रख दी है, स्किल असेसमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है गाइस। We can request a skill assessment as part of the visa application process even where it is not mandatory। वो क्या है, अगर बेशक मैंडेटरी, अभी तो इन्होंने मैंडेटरी की है, अगर ये मैंडेटरी ना भी होती, हो सकता है कुछ ऑक्यूपेशंस के अंदर मैंडेटरी ना हो, बट उन्होंने फिर स्टिल कहा है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी भनक भी पड़ गई या हमें ये फील भी हुआ कि ये चीज़ें लेजर नहीं है, तो फेक है, स्कैम है, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बताया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने बताया कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनीज़ के अंदर अपने लिए। अगर आपके साथ फैमिली जाती है तो उनके लिए भी आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी जितना टाइम पीरियड दौरान आप उस नॉमिनेटेड वीज़े के ऊपर रहते हैं। तो अगर PR मिल जाती है, उसके क्राइटेरिया अलग हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशन अलग है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के, ठीक है गाइस। मीट और हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें एक और ये है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको हो सकता है कि ये मेडिकल टेस्ट हो, आपका मेडिकल टेस्ट ले सकें कि आपको कोई सीरियस इशू तो नहीं है, कोई ऐसी सीरियस बीमारी तो नहीं है जो आप वहाँ पे अगर जाएं तो वो स्प्रेड हो सकती है ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के अंदर। तो इस तरह कोई इशू तो नहीं है ना, अल्लाह ना करे इस तरह किसी को हो, पर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को ऐसा हुआ तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा। तो बेस्ट ऑफ लक यू गाइस, कि अगर आपके पास अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, आप सब क्लियर हो, मेरी दुआ है। तो हेल्थ टेस्ट आपका हो सकता है, मेडिकल टेस्ट आपका हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है मीट ओवर करैक्टर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब करैक्टर रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि आपका करैक्टर कैसा है। मैं दूसरे करैक्टर की बात नहीं कर रहा, मतलब आपका लीगल करैक्टर कैसा है, आपने मतलब जहाँ पे आप जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जो आपका करंट कंट्री है, वहाँ पे आप किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर शामिल तो नहीं थे, आपके अगेंस्ट कोई ऐसा पुलिस रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है जो कि आपकी हिस्ट्री को बैड शो करे और उसकी बेस के ऊपर आप वहाँ पे भी उनको लगे कि आप यहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको अपने मुतलका थाने या मतलब जो भी है जहाँ से जाके पुलिस स्टेशन वगैरह वहाँ पे आप करैक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आई थिंक विद इन अ वीक आपको वो मिल जाता है, तो ये देखे शायद जल्दी भी मिल जाए, पाकिस्तान है। तो खैर आप वो को आपको लेके वहाँ से लगवाना लाजमी पड़ेगा, करैक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि 2 नंबरी बहुत चलती है। जब इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, लोग पैसा ले के आपको नॉमिनेशन दे सकते हैं या कोई पैसे दे के नॉमिनेशन ले सकता है। तो इस तरह की उन्होंने एक्टिविटी के लिए भी उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि कोई भी ऐसी नॉमिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी
जो जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा। नॉमिनेटेड अगर पैसे मांगता है एम्प्लॉई से, जो मतलब एप्लीकेंट है उससे, तो वो भी इलीगल कंसिडर की जाएगी। अगर कोई एप्लीकेंट किसी नॉमिनेटिव को पैसे ऑफर करता है वो भी इलीगल एक्टिविटी कंसिडर की जाएगी, उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसमें ये होगा कि जो इन एक्चुअल डिज़र्व करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, वो लोग इसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकें, वो लोग वहाँ पे जा सकेंगे। कोई भी 2 नंबर का रास्ता अख्तियार किसी को करने की कोई ज़रूरत मतलब पेश ही नहीं आएगी। उन्होंने साफ मना कर दिया है। अगर उन्होंने जज कर लिया कोई इस तरह का, क्योंकि अगर इन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है और ये वीज़ा नॉमिनेट किया है इन्होंने, आई मीन इंट्रोड्यूस किया है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इसके ऊपर रखेंगे और आई थिंक सो बहुत स्ट्रिक्टली इसको ऑब्जर्व भी करेंगे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप किसी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर शामिल ना हो कि आपके हाथ से ये चांस जाए। ओके, नेक्स्ट चीज़ है इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी। इसको मैं अलग से ओपन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया सबसे पहले उन्होंने बात की एग्जाम्पशंस की, किन लोगों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जो लोग कनाडा, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक आयरलैंड, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जो वहाँ के सिटीजन हैं या पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको किसी किस्म का आइल्स या टोफल या लैंग्वेज सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी किस्म का मतलब कोई सर्टिफिकेट आइल्स या टोफल का सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एग्जाम्पशन ये है कि यू हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 5 ईयर ऑफ योर फुल टाइम स्टडी इन इंग्लिश टॉर प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो करंटली जो मतलब लास्ट जो स्टडी है, 5 साल की जो स्टडी है, आपने 5 साल, चाहे वो बैचलर इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट, अगर आपका वो इंग्लिश टॉर प्रोग्राम था, इंग्लिश में आपने स्टडी की है, तो आपको भी आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है या टोफल देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है आती है, लेट्स से अगर आप ना तो किसी भी एग्जाम्पशन क्राइटेरिया में नहीं आते, कैटेगरी में नहीं आते, तो फिर अगर आपको आइल्स देना है या टोफल देना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने बैंड्स की रिक्वायरमेंट्स है। इन्होंने सिंपली बताया है कि ओवरऑल बैंड स्कोर है जो शॉर्ट टर्म्स के लिए है, ठीक है। ये देखें ऊपर देखें, ये शॉर्ट टर्म्स का बताया हुआ है। शॉर्ट टर्म स्ट्रीम जो प्रोग्राम है उसके लिए आपको 5.0 ओवरऑल स्कोर चाहिए, बट एटलीस्ट 4.5 इन ईच ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट। यानी कि कहने का मतलब है कि आइल्स के ओवरऑल स्कोर आपके 5 होने चाहिए, बट किसी भी मॉड्यूल, चाहे वो लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या 4 होते हैं ना, तो उनमें किसी के अंदर भी आपका ये 4.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है शॉर्ट टर्म के लिए। इसी तरह मिड टर्म के लिए भी उन्होंने बताया है कि एटलीस्ट 5 बैंड होना चाहिए, बट किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर 5 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 5 है इनका रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना। 6 आई थिंक जिसको बेसिक इंग्लिश भी आती है वो भी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकता है। इस तरह अगर टोफल की बात कर ले, उन्होंने बताया है शॉर्ट टर्म के लिए कि 35 पॉइंट्स होने चाहिए, स्कोर ऑफ लीस्ट 3 ऑफ ईच टेस्ट में 35 होने चाहिए, और मिनिमम किसी भी कंपोनेंट के अंदर आपके 12 से कम नहीं होने चाहिए। इसी तरह इधर मीडियम टर्म स्ट्रीम के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो 36 होने चाहिए टोफल के, 35 होने चाहिए टोफल के, और 14 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये इनकी है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं कि नॉट हैव हैड अ वीज़ा कैंसल और प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल। अब इसमें क्या आ जाता है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इसी नॉमिनेशन के लिए कैंसिलेशन हुई हो। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया हो या फिर आपने किसी स्टडी वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर दी हो या किसी दूसरी वीज़े या किसी प्रोग्राम के ऊपर आपने एप्लीकेशन दी हो, तो आपको रिफ्यूज़ल नहीं आई होनी चाहिए, ठीक है। जिसको एक बार पहले रिफ्यूज़ल आ चुकी हुई है ऑस्ट्रेलिया से, वो एलिजिबल नहीं होगा, चाहे बेशक उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हों, बट वो फिर भी एलिजिबल नहीं होगा अगर उसके पास ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा की रिफ्यूज़ल है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हैव नो डेप्ट टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इफ़ यू और एनी फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग दोज हु डोंट अप्लाई फॉर द वीज़ा विद यू, मतलब आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर, इवन दो कि जो आप वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर रहा, आपका कोई मतलब फैमिली मेम्बर में आपकी फैमिली माँ बाप बहन भाई और बीवी बच्चे आ जाएंगे,
तो उन्होंने भी अगर किसी तरीके से गवर्नमेंट से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से पैसे लिए हुए हैं और वो डेप्ट जो क्लियर नहीं किया हुआ, तो आप एलिजिबल नहीं है। बेशक आपने नहीं लिया, आपकी किसी फैमिली मेम्बर ने भी लिया है, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। जब तक वो क्लियर नहीं कर देंगे आप उनको, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, तब तक आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है साइन द ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट। आपको एक वैल्यू स्टेटमेंट साइन करनी पड़ेगी। If you have any secondary applicant or 80 years of age or elder, you must confirm that you will respect the Australian way of life and obey Australian laws when you agree to or sign an Australian value statement। तो इस स्टेटमेंट को साइन करने का मकसद यही है उनका साइन करवाने का कि आप जो भी ऑस्ट्रेलियन लाइफ होगी जैसी भी होगी, आप वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और उनके जो लॉ होंगे उनको ओबे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इन क्राइटेरिया में, ये सारा क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना होगा इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए। तो लास्ट चीज़ जो यहाँ पे अब मेंशन करना चाहता हूँ वो है स्किल लिस्ट, यानी कि ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो मैंने देखी है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको लिंक बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो जी हाँ गाइस, ये है वो लिस्ट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने सिंपली आके वीज़ा सिलेक्शन यहाँ पे करने। हमारा जो वीज़ा है 482 है, टेम्परेरी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा है। 482 की जो सब क्लास है, हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, शॉर्ट टर्म स्ट्रीम के लिए भी और मीडियम टर्म स्ट्रीम के लिए भी। हमने यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे आके आपने ये देखे ऑक्यूपेशंस आ गए हैं। ये सारे वो ऑक्यूपेशंस हैं जो इस क्लास के अंदर फॉल करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स है और अकाउंटेंट्स हैं, ये आप देखते जाएं, काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं नीचे। एडवर्टाइजिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, इंजीनियर्स है, एरोप्लेन पायलट्स है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियर है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियंस हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सिर्फ अभी तो आपको शायद बड़ी बड़ी पोस्टें नज़र आ रही होंगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे ना तो आपको बेकरीज, फार्मर्स, ये देखिए एनिमल अटेंडेंट और ट्रेनी, मतलब सिर्फ एनिमल्स केयर्स के लिए जू वगैरह जो होते हैं इनके वहाँ पे इनको काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये देखिए फार्मर्स की है, ठीक है, और यहाँ पे आर्किटेक्ट की है, जिनके पास स्किल्स हैं आर्किटेक्चर्स की, आर्ट टीचर्स की है, प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए जो है, देखें काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप देखें ना तो मेरे ख्याल में मैं काफ़ी तक गया था। लेट से मैं यहाँ पे अगर 7 पेज पे जाता हूँ, लास्ट वाले 5 पे जाता हूँ तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। देखिए 7 आ गया ना, तो अगर आप नेक्स्ट करते जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पेज हैं। तो जो भी ये देखें डियर फार्मर, यानी कि जो डियर्स होती हैं इनकी, वहाँ पे फार्मर्स हैं, वहाँ पे भी इनको लोग चाहिए काम करने के लिए। तो चांस ऑफ कोरियोग्राफर है, डांस टीचर है, माशाल्लाह आजकल तो टिकटॉक पे वैसे बड़े डांसर्स हैं पाकिस्तान से, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनको कोरियोग्राफी आती है थोड़ी बहुत। तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई हाई एजुकेशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनको फार्मर्स हैं, बेकर्स हैं, कोई मोबाइल्स का कोई काम आता है, मोबाइल टेक्नीशियंस है कोई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, आप इस लिस्ट को, इस जो लिंक को मैं डाल दूँगा नीचे, आप खुद जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी सारी रिक्वायरमेंट, ये थी सारी इंफॉर्मेशन। जो हमारा स्किल SID जो वीज़ा था, स्किल्स इन डिमांड वीज़ा, जो सब क्लास 482 कोर्स स्किल स्ट्रीम के तहत इंट्रोड्यूस हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, उसकी सारी रिक्वायरमेंट ये है। तो अगर आपको क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बट वीडियो क्लोज करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही डिटेल आपको ला के दूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या मिस गाइडेंस ना रहे। तो इसके बाद अब ये जो एप्लीकेशन थी, आप ये देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन थी एप्लीकेंट्स के लिए कि जो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उनके लिए जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो एक और इसके अंदर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अगर ये आप लोग मेरे से कमिटमेंट करते हैं कि आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि हम इसके ऊपर एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो वो मैं बनाऊंगा। गाइज मेरे लिए ये मोटिवेशन होती है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, कि आपको किसी एजेंट्स के पास ना जाना पड़े, आपको अपने पैसे ना ज़ाया करने पड़े। तो मेरे से जितना हो सकता है, जितना बन पाएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर फिर भी आपको मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मेरी कैलेंडरली का लिंक है नीचे है, आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। जर्मनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, यूरोप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। आप जर्मनी आना चाहते हैं, यूरोप आना चाहते हैं, कौन से वीज़े पे आना चाहते हैं, हर तरह की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने एक ई बुक भी बना रखी है आप दोस्तों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको ई बुक से कोई हेल्प मिल सकती है तो आप खुद अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मेरे साथ सेशन बुक करके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।